नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे 22 की तैयारी, कौन पड़ेगा भारी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को फतेह करने के लिए सभी दल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दंगल को फतेह करने के लिए एक और जहां भाजपा ने दिसंबर तक का एक्शन प्लान तैयार कर दिया है, तो भाजपा सभी 70 विधानसभाओं में विजय संकल्प यात्रा निकालेगी। ये यात्रा दिसंबर महीने से शुरू होगी। इससे पहले पार्टी 20 से 30 नवंबर को प्रदेश व जिले कार्य समितियों की बैठक करेगी। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्टी ने अपने भावी चुनावी कार्यक्रमों पर मुहर लगाई है। इन सबके बीच उत्तराखंड की चुनावी सियासत गरमाने लगी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 15 नवंबर को 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आएंगे। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी राज्य भर में रोजगार गारंटी यात्रा निकाल रही है। साथ ही सियासत को गरमाने के लिए आप सांसद भगवंत मान समेत पार्टी के तमाम शीर्ष नेता भी उत्तराखंड पहुंचने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी भी चुनावी दंगल को जीतने के लिए गांव-गांव और घर-घर जाकर जनता को सरकार की खामियां गिना रही है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखें। उत्तराखंड में 2022 के इलेक्शन को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल तैयारियों में लगे हैं। साथ ही चुनावी दंगल को जीतने के लिए रणनीति भी तैयार की जा रही है। इसी रणनीति के तहत सत्ताधारी भाजपा ने दिसंबर तक का एक्शन प्लान तैयार कर दिया है। इसके तहत बीजेपी सभी 70 विधानसभाओं में विजय संकल्प यात्रा निकालेगी। ये यात्राएं दिसंबर महीने में शुरू होंगी। इससे पहले पार्टी 20 से 30 नवंबर को प्रदेश और जिला कार्य समितियों की बैठक करेगी। साथ ही उत्तराखंड की चुनावी सियासत गरमाने के लिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 15 नवंबर को 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे। साथ ही खबर ये भी है कि जेपी नड्डा 15 नवंबर से शुरू हो रही शहीद सम्मान यात्रा का आगाज भी कर सकते हैं। साथ ही नड्डा कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा और रुद्रपुर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसकी कार्य योजना पार्टी ने तैयार कर ली है। अगले 24, 25, 26 तारीख में इन सभी डिपार्टमेंट के साथ अलग अलग बैठकर बैठकें होंगी, जिसमें कुछ के साथ आदरणीय प्रहलाद जोशी जी बैठेंगे, कुछ के साथ पीएल संतोष जी, कुछ के साथ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी अलग अलग बैठेंगे, जिससे कि डिपार्टमेंट का क्या वो करेंगे, उन्होंने क्या तय किया है और क्या हमें करना है, इस प्रकार का मार्गदर्शन मिलेगा। चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण बैठक है और निश्चित रूप से एक चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने जो एक टीम बनाई है, वो एक सुदृढ़, वरिष्ठ, अनुभवी कार्यकर्ताओं की टीम है और हम लोग इस टीम के माध्यम से ही अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सरकार जो काम किया है वो लोगों तक लेके जाके पहले बार विकास एक देख रहा है लोग। पीपल आर एक्चुअली विटनेसिंग व्हाट इज द डेवलपमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन उत्तराखंड, बिकॉज इधर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार था, उधर मोदी जी का दिल्ली में सरकार भी था और उनका मार्गदर्शन और डायरेक्शन हमको सहज रूप से मिलता था। सत्ताधारी दल बीजेपी के बाद विपक्षी दल भी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। इसके तहत कांग्रेस की ओर से सदस्यता अभियान गांव-गांव कांग्रेस अभियान के तहत जनता के बीच में जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो आप भी राज्य भर में रोजगार गारंटी यात्रा निकाल रही है। साथ ही सियासत को गरमाने के लिए आप सांसद भगवंत मान समेत पार्टी के तमाम शीर्ष नेता भी उत्तराखंड पहुंचने जा रहे हैं। हमारी परंपरा, हमारी मान्यता कृषि से जुड़ी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भूमि से जो उपज होती है, हम उस उपज और भूमि की पूजा करते हैं और हमारे धार्मिक रीति रिवाज, धार्मिक त्योहार भी ओणम हो, चाहे बिहू हो, बैसाखी हो, कृषि से आधारित हैं। तो ऐसे प्रदेश में इन कानूनों का चलना संभव नहीं है। इसमें किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए हमारे संगरूर से सांसद माननीय भगवंत मान जी
जो जननायक और लोकनायक भी कहे जाते हैं, जिस प्रकार से संसद में अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और शब्दों की व्यापकता से जनता को समझाने में कामयाब रहते हैं। मैं रात्रि विश्राम का कार्यक्रम बनाया, सारे कार्यकर्ता, सारे नेता लोग किसी न किसी गांव में जाकर रात्रि विश्राम करें। 3 दिन का कार्यक्रम है और गांव के समस्याओं को समझेंगे, गांव के लोगों का रहन से खान पीन क्या दिक्कतें हैं, छोटा पानी, बिजली, सड़क, आवास, सर्विस, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी, जिससे कि इसलिए हम अध्ययन भी कर रहे हैं कि वहाँ की पीड़ा को समझें, सरकार से मांग करें। और अगर भविष्य में कांग्रेस की सरकार ऐसे है, जैसे वातावरण बना कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनेगी, तो हमको उन समस्याओं को रखकर उनका समाधान करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई किसी तरह के सरकार को रिपोर्ट मंगाने की जरूरत नहीं। हम लोग सरकार में अपने घोषणा पत्र में भी शामिल करेंगे। कुल मिलाकर चुनाव को जीतने के लिए सभी दल अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। देखना होगा 2022 में इन तैयारियों का कितना फायदा बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उठा पाती हैं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। जी हां, तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को फतेह करने के लिए सभी दल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और हर कोई जीत का दावा कर रहा है। अभी तक उत्तराखंड में मुकाबला सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच में होता था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में खुद को देख रही है और 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आज हम इन्हीं तैयारियों पर चर्चा करेंगे कि भाजपा जिस तरीके से जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं वो उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी घर घर जाकर सदस्यता अभियान चला रहे हैं और भी तमाम चीजें हैं जो की जा रही हैं। आम आदमी पार्टी रोजगार गारंटी यात्रा निकाल रही है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सुभाष बर्तवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि भाजपा प्रवक्ता हैं। दिनेश गौर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। हमारे साथ उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी से जुड़ चुकी हैं और पीसी थपलियाल जी यूकेडी वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि हम तैयारियों पर आज बात कर रहे हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं ये हम आप सभी से जानेंगे, तो पहले तो 30 सेकंड की प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। दिनेश गौर जी, शुरुआत आपसे करेंगे। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 2022 के चुनावों के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं जो आपके द्वारा, आपकी पार्टी द्वारा करनी शुरू कर दी गई? हमारी तैयारियां बहुत पहले से चल रही हैं और ऐसा नहीं कि हम अब शुरू कर रहे हैं। हमारी तैयारियां काफी टाइम से हम लोग गांव-गांव जाके हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लोगों से लगातार संपर्क, उनके सुख में दुख में हर वक्त उनके साथ में हैं। उनकी जो परेशानियां हैं उनसे जाके संपर्क करके पूछते हैं उनसे और उनके लिए हम उसको हल करने की कोशिश करते हैं। और मेन जो पर्वतीय क्षेत्रों की जो स्थिति है, जो उत्तराखंड जो राज्य है जो बना था, ये आज दो अभी दो उत्तराखंड राज दो, इसका नारा इसलिए बुलंद हुआ था कि ये थोड़ा सुदूर सीमांत क्षेत्र भी था और यहाँ पे जो रोजगार की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो समस्या रोजगार की थी। उसके लिए यहाँ के युवाओं ने, महिलाओं ने, यहाँ के कर्मचारियों ने, सबने यहाँ पे जो है लड़ाई लड़ी थी और उसी मुद्दों को ध्यान में रख के कांग्रेस पार्टी हमेशा बेरोजगारों के साथ खड़ी रही। और इसके अलावा ठीक है दिनेश जी, इस पर हम आगे भी विस्तार से चर्चा करेंगे। उमा सिसोदिया दी, आपकी तरफ से अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी की अगर हम बात कर रहे हैं तो रोजगार गारंटी यात्रा निकल ही रही है। आज कर्नल कोठियाल ने रोड शो भी किया था और इससे पहले भी वो जनता को संबोधित कर चुके, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी पूरी तैयारी में दिख रही है। तो क्या ये तैयारियां हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव पहला विधानसभा चुनाव है 2022 का और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कमर कस के तैयार है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि दिल्ली उत्तराखंड के चुनाव को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। इसलिए लगातार अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, भगवंत मान जी और दूसरे तमाम जो हमारे विधायक और कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं दिल्ली सरकार के, उनकी लगातार दौरे यहाँ पर है। अभी 15 और 16 तारीख का दौरा हरिद्वार का हमारे जो समाज कल्याण मंत्री है दिल्ली में श्री गौतम जी, उनका भी स्टार्ट हो चुका है और भगवंत मान जी अभी तो अगले 2 दिन में आने वाले हैं। और आप ये देखिए कि 16 तारीख को मनीष सिसोदिया जी का एक बड़ा दौरा यहाँ पर है देहरादून में पैसिफिक होटल में। हम लोग जहाँ पर बहुत सारे जो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हमारा व्यापारी वर्ग है, उनसे वो रूबरू होंगे, उनसे बात करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी कितना सीरियसली 2022 के चुनाव को ले रही है। और हमने सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री कैंडिडेट को भी घोषित कर दिया, जिसके बारे में
में मीडिया हमेशा सवाल उठाता था कि आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, तो उसको भी हम लोग घोषित कर चुके हैं और हमारे यहाँ 31 प्रभारी भी बनाए जा चुके हैं। तो आप समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी बहुत मुश्किल में डालने वाली है कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही लोगों को। वो बात अलग है कि कांग्रेस और बीजेपी किसी भी सार्वजनिक मंच पर हमेशा ये कहते हुए पाए जाते हैं कि आम आदमी पार्टी को हम कंसिडर नहीं करते और आम आदमी पार्टी अभी कहीं नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है जो इनके कोर बैठकें होती हैं उसमें आम आदमी पार्टी के बारे में जरूर चर्चा करते हैं कि ये जो तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी बढ़ती हुई नजर आ रही है उत्तराखंड में, इसको रोकने का इनके पास उपाय क्या है। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आज जहां जनता के सामने 2 विकल्प हुआ करते थे, आज आम आदमी पार्टी के रूप में तीसरा चेहरा भी उनके सामने है और जनता के सामने जितने ज्यादा विकल्प होंगे उतने ही ज्यादा लोकतंत्र खूबसूरत होगा, मजबूत होगा। जी सुभाष भरतियाल जी, मैं आपके पास आऊंगी और आपसे जानना चाहती हूँ मैं भाजपा की हालांकि जो तैयारियां हैं वो देखी जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चाहे वो दौरा हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हो, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा, और अब जेपी नड्डा जी भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, तो चुनावों को एक मजबूती धार देने के लिए पहुंच रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है। और क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि घोषणाएं पे घोषणाएं भी हो रही हैं, तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं लगातार हमलावर हो रहा है कि घोषणाएं तो आप कर रहे हैं लेकिन इतने कम समय में पूरी कैसे होंगी? काम करने वाला फॉर्मेट है राजनीतिक। 24 घंटे काम करता है हमारा कार्यकर्ता बूथ तक का जो है, और 365 दिन काम करता है। अपने जो है व्यक्तिगत जीवन के अतिरिक्त जो है कुछ घंटे राजनीति के लिए निकालता है। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी हर समय जो है आप ये मान के चलिए कि मैदान में खड़ी रहती है, जनता के बीच में खड़ी रहती है, जन सरोकारों से जुड़ी रहती है। और चूंकि अब तो चुनाव का वातावरण बन ही गया है, तो अगर आप देखेंगे तो मोटे तौर पर आपने स्वयं ही गिनवा दिया है कि माननीय राजनाथ सिंह जी यहाँ आए, अमित शाह जी आप पिछले दिनों होकर गए हैं। कल जो चुनाव प्रबंधन समिति सुभाष जी देखिए, मैंने अभी आपको ये तो बता दिया कि ये आए हैं, लेकिन अभी मैं ये भी जरूर जानूंगी कि इनके आने से उत्तराखंड वासियों को फायदा क्या हुआ है। पीसी थपलियाल जी, इसके बाद मैं आपका भी रुख करूंगी और आपसे आपकी तैयारी के बारे में जानूंगी। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हो मिलकर अब आगे बढ़ेंगे। नेतृत्व की जिनमें क्षमता है, इतिहास वही लिखते हैं। जन जन की आंखों में वो उम्मीद को रोशन करते हैं। सबको साथ लेकर चलना धामी सरकार का मकसद है, धामी सरकार का मकसद है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर अपनी सरकार का फोकस है, अपनी सरकार का फोकस है। गर्भवती माता, नवजात शिशु का रक्षण हो, कोरोना प्रभावित बच्चों का भी सुनिश्चित पोषण हो। रोजगार भरपूर मिले, कौशल विकास का द्वार खुले। समृद्ध किसान की आय बढ़े, चहुमुखी विकास पहाड़ चढ़े, पहाड़ चढ़े। संकल्प लिया है, सिद्ध करेंगे, मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे। भारत माता की। उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी है धामी सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज, 14 नवंबर से आपके टेलीविजन पर।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं 22 की तैयारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को फतेह करने के लिए सभी दल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दंगल को फतेह करने के लिए एक और जहां भाजपा ने दिसंबर तक का एक्शन प्लान तैयार कर दिया। भाजपा सभी 70 विधानसभाओं में विजय संकल्प यात्रा निकालेगी और ये यात्राएं दिसंबर महीने में शुरू होंगी। इससे पहले पार्टी 20 से 30 नवंबर को प्रदेश व जिला कार्य समितियों की बैठक करेगी। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्टी ने अपने भावी चुनावी कार्यक्रमों पर भी मुहर लगाई है। और अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो उसके द्वारा रोजगार गारंटी यात्रा भी लगातार निकाली जा रही है, जनसभा को संबोधित किया जा रहा है, रोड शो किया जा रहा है और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं घर घर जाकर अपने किए गए कामों को गिनवा रही है। कितनी तैयारी है, चर्चा में इसी पर कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार मेहमान भी जुड़े हुए हैं और सीधे पीसी थपलियाल जी का हम रुख करेंगे, जो कि यूकेडी के वरिष्ठ नेता हैं। आप पीसी थपलियाल जी, चुनाव की तैयारियों की हम बात कर रहे हैं, अगर हम यूकेडी की बात करें तो क्या तैयारी है चुनाव की? देखो, जो राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे जो हम तमाम उत्तराखंड क्रांति दल यहाँ के धरती पुत्र हैं, वो इन मुद्दों को उठाते हैं और उन्हीं मुद्दों पे ये जो दिल्ली से आकर यहाँ पे आ रहे हैं उनको और उन पे खेलते हैं, क्योंकि धनबल के आधार पे इन्होंने व्यवसाय बना लिया है राजनीति। और ये व्यवसायी दिल्ली से यहाँ पे आके हमारे संसाधनों पे इनकी गिद्ध नजर है और उन संसाधनों को ये माफियाओं द्वारा लुटवाते हैं और उनके ये लोग यहाँ पे एज ए इनके चीफ मैनेजर के रूप में काम करते हैं। ये अब लोग समझने लग गए हैं, इसलिए उनकी नजर, उनका विश्वास धीरे धीरे अब अपने क्षेत्रीय दलों की तरफ आने लग गया है और हमें बहुत ही उत्साहवर्धन उनका रुख लग रहा है जनता का। क्योंकि पहले जनता हमको ये समझती थी कि घर का जोगी जोगता, दूर गांव का सिद्ध, ये सोचते थे कि दिल्ली से आ रहे हैं और शायद ये जो आप देखिए हेलीकॉप्टर में आते हैं पहाड़ी लोग, हम सीधे साधे गांव के लोग, ये लुभाते हैं उन हेलीकॉप्टरों के माध्यम से और हम लोग राम की तरह इन चुनावों को लड़ रहे हैं इन रावणों से। और निश्चित रूप से रावणी राजनीति का उत्तराखंड में अंत होने वाला है, इसमें कोई दोहरा नहीं है कि धीरे धीरे धरती पुत्र कितना आज 21 साल में क्या हाल कर दिया है इस राज्य का। आज दुर्दशा, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी की कगार पे खड़ा है उत्तराखंड और उत्तराखंड का जो इकोनॉमी आधार है उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। कर्ज पे कर्ज लेते लेते राज्य को संचालित कर रहे हैं और उस राज्य को संचालित कर रहे हैं जो कि अकूत संपदा का मालिक है, जिसके पास गंगा जैसी नदी है, हिमालय है, जंगल है और वो राज्य आज वो परेशान है। हमने इस राज्य के मुद्दे तय किए थे और उन मुद्दों पे आज दिन तक ये लोग 21 साल में इस राज्य को राजधानी नहीं दे पाए। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे तो असंवैधानिक सरकारें चल रही हैं यहाँ पे, क्योंकि बिना स्थायी राजधानी का कोई भी राज्य उसको संवैधानिक अधिकार नहीं होता। सेंटर ऑफ पावर होनी चाहिए, लेकिन ये लोगों को जादूगर की तरह गुमराह करते हुए निरंतर 21 सालों से ठग रहे हैं। और अब एक तीसरा दल भी जिसको कोई अनुभव नहीं है, जिसको समझना चाहिए कि कोई भी क्षेत्रीय दल आज दिन तक इस देश में दूसरे राज्य में नहीं कर पाया, अपनी सरकार संचालित नहीं कर पाया। और क्योंकि आज ये उत्तराखंड केंद्र के टुकड़ों पे पलने के लिए मजबूर हो गया है, क्या दिल्ली की जो प्रदेश की सरकार है क्या वो वहां के लोगों का धन उत्तराखंड में लगाएगी? एक दिल्ली का जो भूगोल है वो केवल उसके हजारों भूगोल उत्तराखंड में समाहित हो जाते हैं। इस भूगोल को समझने के लिए इन लोगों को कई जन्म लेने पड़ेंगे। जी थपलियाल जी, तो कहीं ना कहीं बात सिर्फ इतनी है कि तमाम जो और भी मुद्दे हैं उन पर भी बात करने की जरूरत है। चर्चा को हम फिलहाल आगे बढ़ाएंगे और देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं 2022 की तैयारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी। चर्चा आगे करेंगे, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके
अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 14 नवंबर से आपके टेलीविजन पर। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमन, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं 22 की तैयारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी। उत्तराखंड में अभी तक कांग्रेस और भाजपा के बीच में मुकाबला होता आया है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी अपने आप को तीसरे विकल्प के रूप में देख रही है और जनता के सामने एक अपनी अच्छी इमेज कह सकते हैं कि प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है और लगातार हर पार्टी जीत का दावा कर रही है कि 2022 में उन्हीं के हाथ सत्ता आने वाली है। हालांकि ये तो जनता तय करेगी। चर्चा हम इसी पर करें कि फिलहाल तैयारियों की अगर हम बात करें तो पार्टियों ने किस तरीके से तैयारियां कर रखी हैं और सीधे हम रुक करेंगे यहां पर सुभाष बर्तवाल जी का। सुभाष जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं, अभी आप इस बात को कह रहे थे कि तमाम जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, चाहे वो जेपी नड्डा की बात हम करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, लेकिन विपक्ष के निशाने में हमेशा इन तमाम बड़े नेताओं के जो दौरे रहे हैं वो विपक्ष के निशाने पर रहे हैं। उनका हम हमेशा से कहना रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी जी भी आए तो उत्तराखंड की जनता थी वो बहुत आशाओं भरी नजरों से उन्हें देख रही थी कि किसी तरीके की कोई सौगात देंगे, लेकिन उनके द्वारा सिर्फ आए और उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी। उसके बाद जब वो दोबारा आए तो भी उन्होंने कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण किया, लेकिन उससे भी संतुष्ट नजर नहीं आया विपक्ष। तो सबसे पहले तो उसको लेकर क्या कुछ कहना है? नहीं, देखिए वो तो पहले ही जो है उत्तराखंड को इतना मिल चुका। आप देखिए कि जो 4 धाम रेल प्रोजेक्ट है, हजारों करोड़ रुपए का, वो गतिमान इस प्रदेश के अंदर है। माननीय मोदी जी की और हमारी जो है डबल इंजन की सरकार की देन। आप देखिए कि जो सीमांत जो हमारा सड़क का काम चल रहा है इस समय, उस पर जो है 12-15 हजार करोड़ रुपए का जो है पहले से उस पर खर्च चल रहा है। उस पर वो भी जो है केंद्र की सहायता से ही जो है गतिमान है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे अटल आयुष्मान हो, जहां हमने 23 लाख परिवारों को जो केंद्र सरकार की अटल आयुष्मान अलग से काम कर रही है। आप देखिए किसान सम्मान निधि, ये तमाम की तमाम योजनाएं अगर आप देखेंगे 4 लाख से अधिक जो है किसानों को लाभान्वित, 4 लाख से अधिक श्रमिकों को हमने श्रम सम्मान निधि से लाभान्वित किया। 6 लाख से अधिक जो है 7 लाख से अधिक किसानों को हमने जो है किसान सम्मान निधि हो गई या सस्ता जो है ऋण हो गया उससे। अभी आप देखेंगे कि
24,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जो चल रही है। सुभाष जी, सवाल यहाँ पर यही है कि आपके पास घोषणाएं तो हैं, आपके पास योजनाएं तो हैं, लेकिन वो जनता तक पहुंच नहीं रहा है और इसी का विरोध लगातार विपक्ष कर रहा है। नहीं, ये तो गतिमान है। और अगर आप मेरे को जो है अगर 2 मिनट का समय दें तो मैं एक पैरोडी के रूप में, क्योंकि ये कभी कभी उबाऊ भी हो जाता है, तो अगर एक पैरोडी के रूप में मैं आपको सारी की सारी जो है सुनाता हूँ कि किस प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या जो है योजना इस पर दी है ना। ठीक है। तो मैंने एक पैरोडी इस पर लिखी है और वो जो है काफी जो है उसको सराहना भी हुई। तो हमने कहा कि राज महाराज बीजेपी राज महाराज मोदी जी को राज, भ्रष्टाचारों जंग मिटाई, बेमानू थे जेल भिजाई, ईमानदारों को मान बढ़ाई, शिक्षा में सुधार आई, किसानों की निधि बनाई, ऊंटे सस्तु ऋण दियाई, मजदूरों की पेंशन लगाई, अटल आयुष्मान घर घर पहुंचाई, हर जिला में हेलीपैड तक बटी उड़ना छन जहाज, राज महाराज बीजेपी राज, उद्योगों को पैसा आई, इन्वेस्टर मीट बुलाई, पर्यटन ते बढ़ावा दियाई, सड़कों को जाल बिछाई, कुसवेनी आशा आंगनवाड़ी, मान दे बड़ी मिली सौगात, राज महाराज बीजेपी राज। और देखिए, हमने भूख से शीत से किसी को मरने नहीं दिया और इसलिए कहा कि भूख शीत से मरने दियाई, अर्थव्यवस्था भी बढ़ाई, बिजली पानी घर घर पहुंचाई, एक आदमी की इनकम वाई, 1 साल में 1,80,000, राज महाराज। तो ये इस काफी बड़ा है। मैं समझता हूँ कि शायद इतना समय आपके पास नहीं होगा, तो इन सारी चीजों को हमने एक पैरोडी के रूप में, तो ये सारी हमारी सरकार की जो है उपलब्धियां हैं और रेल का है, सड़क का है, ये तमाम के तमाम काम हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जनता ने समय समय पर मोहर भी हमारे काम पर लगाई है और जो तमाम के तमाम चुनाव हुए, चाहे छात्र संघों के हों, सहकारिता के हों या अन्य हों, उनको जो है हमें जो है जनता ने उस पर मोहर लगाई। उमा जी ने आपकी पैरोडी को वैसे काफी एंजॉय किया था, तो उमा जी कुछ कहना चाहती है। उमा जी, सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई सुभाष पड़थवाल जी को इतनी खूबसूरत जो कविताएं आपने लिखी हैं उसके लिए साधुवाद देना चाहूंगी। और साथ ही साथ जब आप अपनी पैरोडी सुना रहे थे तो मुझे वो राजशाही का युग याद आ गया कि जिस समय राजा लोग अपने दरबार में कवियों को रखते थे और कविगण जो है वो राजा जी की चाटुकारिता में बहुत सारे खूबसूरत छंद लिखा करते थे। और हम लोगों ने बहुत सारे रीति काल में खास तौर पे हमने बहुत सारे इस तरह के कवि देखे हैं जो जिन्होंने जनता की समस्याओं के बारे में एक शब्द नहीं लिखा। बड़थवाल जी, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। हम तो प्रवक्ता, पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो हम पार्टी के जो है कवि हुए, हमने पार्टी की बात करनी है। जो है आप करेंगे तो आप भी जनता की समस्याएं भी होता है, जनता के बारे में सच लिखना भी होता है। जनता के लिए जनता की लिखा है कि हमने जो भ्रष्टाचारी थे उनको जेल में पहुंचाया। भाई, आप मुझे एक भ्रष्टाचारी का नाम बता दीजिए जिसको आपने जेल में पहुंचाया हो। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के ऊपर इतने बड़े बड़े केस हुए, जेल में तो नहीं है, कम से कम अपने कर्मों से उनके अपने पद से जरूर हट चुके हैं। NH-74 में देख लीजिए, इतने भ्रष्टाचार के आरोप है। NH-74 में कितने लोग गए आप जानती हैं, सारा जो है वो आप जानती हैं। NH-74 में गए, समाज कल्याण विभाग के घोटाले में गए, शिक्षा विभाग के घोटाले में गए। रिलीज हुआ है, आप बीजेपी ने एक शब्द उसके बारे में नहीं बोला। कितना अश्लील वीडियो, मतलब मैं तो देख के भी हैरान हूँ कि चैंपियन सर भाई किस तरीके से काम करते हैं और बीजेपी उनके ऊपर कोई एक्शन लेने के लिए राजी नहीं है। जिस तरह से शराब की बोतलें खुली हुई हैं, बंदूकें खुली हुई हैं, मुंह में वो नोट लेके अपने लड़कों को मुंह से लेने के लिए बोल रहे हो, मतलब बहुत ही वल्गर, बहुत ही अश्लील वीडियो। तो बड़थवाल जी, मैं समझती हूँ कि एक सच्चा उत्तराखंडी होने के नाते, आपका भी एक कवि होने के नाते आपका भी एक कर्तव्य हो जाता है कि आप जनता की सही चीजों को उठाएं और जो भी गड़बड़ हमारी सरकार के बीच में हमारे विधायक जो कर रहे हैं उसको भी आप सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें। ये मैं ठीक है, मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हूं, मैं समझती हूं, लेकिन मैं एक उत्तराखंडी भी हूं। और बड़थवाल जी, जो चीज उत्तराखंड के लिए सही है तो मैं समझती हूँ कि उसको सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, उसको कांग्रेस, बीजेपी सभी लोगों को उठाना चाहिए, क्योंकि हम लोग उत्तराखंडी हैं और सच्चे उत्तराखंडी हैं। उत्तराखंड का जो हमारे लिए जो कर्तव्य है उत्तराखंड के लिए, वो हमें जरूर पूरा करना चाहिए। जी, दिनेश जी कुछ कहना चाहते हैं। दिनेश जी। जी, मैं भी कविता सुन रहा था बड़थवाल जी की, कविता बहुत जबरदस्त थी और
ऐसी घटना बनानी चाहिए भाजपा को, क्योंकि अब 5 साल जो है इनके पास आने वाले हैं जिसमें कविता गाते रहेंगे। और ये कह रहे थे कि हमने रेल पहुंचा दी, सड़कें बना दी, तो इससे पहले ना यहाँ ट्रेन थी ना सड़कें थी उत्तराखंड के अंदर। तो ऐसा नहीं है। पिछले इतने टाइम पे जब मोदी 2014 में आए थे तो मंगलयान उसके तीसरे दिन मंगल ग्रह में हमारा मंगलयान उतर गया था। तो कांग्रेस ने जो इस देश को बनाने में, जब ये सुई नहीं थी तब से, जब ये सुई नहीं बनाता था तब से कांग्रेस ने इस देश को बनाने में जो काम किया और जो हमारे नेताओं ने बलिदान किया उसको कोई भुलाया नहीं जा सकता है। चलिए ठीक है, सबको मौका मिलता है, भाजपा को भी मौका मिला है, अच्छे काम कर रहे हैं, तो कोई इसमें कोई एहसान नहीं कर रहे आप। जनता ने आपको एक तरफा बहुत तगड़ा वोट दिया है, बहुत बड़ी आशाएं और दिनेश जी आप ये बता दीजिए, आपको भी तो जनता ने मौका दिया, आपने क्या किया है? भाजपा पर तो आप आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, समझ में आता है, विपक्ष में हैं आप, अहम भूमिका निभा रहे हैं, आपने क्या किया ये तो बता दिए। कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, ये उसकी बात कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, रेलवे बना दिया। ये दिनेश जी फिर वही बात, आप मुझे ये बताइए आपने क्या काम किया है? सुभाष जी ने तो क्या किया, वो पैरोडी सुना दिए, अब वो नहीं किया है वो जनता डिसाइड करेगी, लेकिन आप मुझे बताइए आपने क्या किया? आपको भी तो जनता ने मौका दिया है, जितना वक्त भाजपा को मिला उतना आपको नहीं मिला। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। हेलो जी जी दिनेश जी बात को पूरा करिए। जी जी, हम अभी उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। और उत्तराखंड में आपको मालूम होगा, जब उत्तराखंड का राज्य का गठन हुआ था तो 2.25 साल तक एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसमें भाजपा का बहुमत था। और भाजपा के जो लोग थे 2.25 साल तक उनके साथ में जब नित्यानंद स्वामी जी मुख्यमंत्री थे तो 2.25 साल तक कुछ नहीं किया, ये केवल नाच गाने करते रहे, उच्चारण करते रहे। माननीय नारायण दत्त तिवारी जी जब आए और उन्होंने उत्तराखंड नए राज्य की कमान संभाली तो उसके बाद जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसका स्केलेटन तैयार किया उन्होंने, वरना उससे पहले तो उन्हें यही नहीं पता चल रहा था कि ये जितना भी रेवेन्यू उत्तराखंड का है वो तमाम रेवेन्यू जो है उत्तर प्रदेश को जा रहा था। कई विभाग या लोक निर्माण विभाग हो या परिवहन विभाग हो, कुछ इनको संचालित हो रहा था वहां से। नारायण दत्त तिवारी जी ने स्केलेटन तैयार किया, इस राज्य को बनाने की कोशिश की। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है नहीं मिला इसको एक आदर्श। के बाद भाजपा आ गई थी और भाजपा को लोगों ने विश्वास दिला दिया और भारतीय जनता पार्टी का कोई विशेष योगदान है। तीसरी बात, फिर हम जब कांग्रेस सरकार आई है तो आपको मालूम होगा कि नया सुभाष जी आते हैं आपके पास जी, नया लेवल राज था ये। इसमें जो इसकी जो बुनियाद हुई थी वो रोजगार को लेकर हुई थी, पलायन। और कांग्रेस ने यहाँ का जो युवा था उसको रोजगार देने के में पहल की थी। और रोजगार देने में हमें मालूम है जो प्रोसेस होती है बड़ी लंबी प्रोसेस होती है। जैसे आजकल विज्ञप्ति निकाल रहे हैं, इन्हें मालूम है अभी एक जल्दी ही आचार संहिता लग जाएगी और वो अध्याचन जाएंगे, कब वो अध्याचन उसमें जाएंगे, कब परीक्षाएं होंगी, कब क्या होगा, नौजवान सब समझ रहे हैं। उपनल के माध्यम से लगाए हमने, चाहे शिक्षा बंधु लगाए हम, चाहे शिक्षा मित्र लगाए, बाद में भले उन्हें पक्का भी किया। और हमारे हरीश रावत जी हैं जानते कि वो बेरोजगारों के धरने स्थल तक जाके उनकी बात सुनते थे। आप भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने अहंकार में हैं कि वो उसी नौजवान को लाठियों से कूट रहे हैं। चलिए ठीक है, दिनेश जी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं सुभाष बटवाल जी। सुभाष जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं आमतौर पर जो है आलोचना में विश्वास नहीं करता और मैं दूसरे दलों के लिए अपनी तरफ से कभी भी जो है मैं प्रयास करता हूं कि मैं कोई ऐसी बात ना कहूं। लेकिन जब मित्र सामने से ऐसा कहते हैं तो फिर मुझे जवाब देना मजबूरी होता है, क्योंकि पार्टी को डिफेंड करना है। लेकिन जहां तक उत्तराखंड के संदर्भ की बात करता हूं, हमारे मित्र जो यहाँ बैठे रहते हैं, हमारे विपक्षी, आमतौर पर आपको समझना चाहिए कि 1994 में जो आंदोलन हुआ, आज दो अभी दो उत्तराखंड राज दो, तो किस दल की क्या भूमिका रही। अब हमारे मित्रों के दलों ने तो कहा कि आप यूनियन टेरिटरी ले लो, इन्हीं की सरकार थी केंद्र सरकार में, कभी कहा हिल काउंसिल ले लो, कभी कहा अलाना ले लो। हमारे जो मुजफ्फरनगर कांड है, मसूरी कांड है, खटीमा कांड है, ये देखिए उस समय केंद्र में सरकार थी, चाहते तो इन तमाम जो है अत्याचार अनाचार को बचाया जा सकता था, लेकिन नहीं किया। हम मेरी लाश पर बनेगा उत्तराखंड जो है ऐसा कहने वाले लोगों के हाथों में जो है उत्तराखंड आया। 2000 में जब जो है राज्य बना, केंद्र की सरकार चूंकि थी तो स्वाभाविक तौर पर जो है जब चुनाव हुआ तो उनको जो है पार्टी ने चेहरा बनाया, वो यहाँ पर बने।
तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अपने गिरेबान में भी झांकना पड़ेगा, और इसलिए हमने क्या किया ये तो हमने बताया, मैंने अपनी पैरोडी में सारी बातें बताई, वो भी आधी बताई क्योंकि इतना लंबा समय आपके पास भी नहीं है और जो है वो अन्यथा जो है दूसरों का समय खराब होता है, लेकिन सामने वाला बताए कि उन्होंने क्या किया उत्तराखंड के लिए। और फिर हम कहें, अब देखिए पटवारी भर्ती घोटाला भी हुआ तो इन्हीं मित्रों की देन है, दरोगा भर्ती घोटाला हुआ इन्हीं मित्रों की देन है, विज्ञापन घोटाला हुआ, आप देखिए सिडकुल का घोटाला हुआ, हीरो मोटर कॉर्प का घोटाला हुआ, बीज घोटाला हुआ, यहाँ तक सांड घोटाला तक जो है इनकी सरकार ने कर दिया, सांडों में भी घोटाला। तो मैं चाहता हूँ आलोचना न हो तो अच्छा है किसी को, पर बात ये है कुल मिलाकर हमने तो इस राज्य का निर्माण किया उत्तराखंड का। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जिस दिन देश में सरकार बनेगी हम देंगे आंदोलनकारियों का सपना पूरा करेंगे। हमने विशेष राज्य का दर्जा दिया, हमने राजधानी गैरसैंण बनाने का काम किया। मैंने कहा अभी जो है ऑल वेदर रोड हो गया, 4 धाम रेल हो गया, आपका जो है आशा आंगनवाड़ियों को जो है 2-2, 3-3 बार जिस प्रकार से जो नीचे का हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकारी उसको 24,000 पदों की बात मैं कर ही रहा हूं। अभी जो है जिस प्रकार से लगातार अभी आंदोलनकारियों को जो है सम्मान पेंशन बढ़ाने का काम हुआ, ये जो कर्मचारियों के संदर्भ 7वां वेतन आयोग जो है। जी आप पीसी थपलियाल जी कुछ कहना चाहते हैं, सुन लीजिए, पीसी थपलियाल जी की भी सुन लीजिए। थपलियाल जी बात पूरा करें। इसलिए मैं आपने कितना पैसा दे दिया, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सुभाष जी रुक जाइए, सुन लीजिए थपलियाल जी क्या कह रहे हैं। मैं बरतवाल जी, आप बहुत खांटी आंदोलनकारी थे और जब आप राज्य का आंदोलन लड़ रहे थे तो आप इस भारतीय जनता पार्टी की जमात के व्यक्ति नहीं थे, आप हमारे साथ थे। और आज आप अपने हृदय पे हाथ रखिए कि इस 21 सालों में जनता का बदहाल हुआ कि नहीं हुआ, नेता अरबपति खरबपति बने कि नहीं बने। नहीं पर आपको भी 4 MLA दिए थे ना भारतीय, अरे थपलियाल जी 4 MLA दिए थे जनता ने उत्तराखंड क्रांति दल को, 4 से 40 होने चाहिए थे, 4 से 0 क्यों हुए, ये सवाल है। इसलिए ये आत्ममंथन करना चाहिए दल को जो है। लोग तो 1 से जो है 100 हो गए, आप 4 से 0 हो गए। हमें तो इस बात का भी मलाल है। आप ये बताइए, घोटाला गिनवा रहे हो कि ये घोटाला वगैरह कांग्रेस किया, तो आप क्यों उन घोटालेबाजों को बिहाइंड दी बार क्यों नहीं कर रहे? इसका नहीं, मैं तो मौके ने भाई तुम 5 कांग्रेसियों को लेकर सरकार चला रहे हो, मतलब आपकी सरकार देखो ना। लेकिन लोकतंत्र तो ऐसे ही चलेगा, लोकतंत्र आपकी और मेरी मर्जी से नहीं चलेगा। लोकतंत्र में अगर किसी को जनता वोट देकर जो है विधायक बना रही, सांसद बना रही, उसी को तो मंत्री बनाएंगे। अगर जनता जब तक उस पर जो है कोई साबित नहीं हुआ, जब तक लोग इनके गीत गाओगे, इन थपलियाल जी आरोप लगना अलग विषय है, आप भी जानते हैं, आप विद्वान आदमी हैं, आप जानते हैं आरोप लगना अलग विषय है, उसको साबित होना अलग विषय है। ट्रायल में जो है उसके पश्चात अगर कोई दोषी होता है तो फिर वो तो डिबार हो ही जाता है चुनाव से। कविता गा रहे थे कि यहाँ के लोगों की आत्मा दुख रही थी, कि आप उन लोगों के लिए गीत गा रहे थे जिन्होंने बोला कि राज्य की जवानी और पानी इस राज्य के काम आएगा, उसके बाद रिपीट नहीं करता, फिर थपलियाल जी मैंने तो ये भी गाया है कि राज उमर राज, ये तो गाया ही मैंने, लेकिन मैंने राज्य आंदोलनकारियों के लिए भी गाया है भाई। शिक्षा, सबके लिए गाया। जो माताएं अन्न भंडार भरे होते थे, आज 5 किलो के राशन के लिए आप लोगों ने हमें भिखारी बना दिया, इस राज्य को भिखारी। हम मजबूर हैं, इस राज्य को छोड़ने के लिए मजबूर है हम पहाड़ों को। अब बात कर रहे हो कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, ठीक हो ऐसे लोगों को जो इन लोगों का प्रशंसा कर रहे हैं, जो नहीं देखिए केवल कहने से काम नहीं चलेगा। देखिए बात ये है को पोसा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने हमेशा इस बात के, देखिए जितना संवेदनशील भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व रहा है राज्य के प्रति, इसको देखिए इतिहास में ये उल्लिखित है। पंडित कवि कुल शिरोमणि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं होते इस देश के, मैं बता रहा हूं आपको, राज्य का सपना भी पूरा नहीं होता। तुम क्या एग्जाम्पल दे रहे हो? एक नचनिया जिसको तुम अवार्ड कर रहे हो वो मेरे महाराज इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री रहे, देवीगौड़ा प्रधानमंत्री रहे, नरसिंहा राव प्रधानमंत्री रहे। किसी ने कहा आज ले लो, किसी ने कहा 24 घंटे में ले लो, किसी ने कहा परसों ले लो, मिला क्या? मिला आप बताइए। जब वाजपेयी जी बने प्रधानमंत्री तो तभी तो मिला ना, तभी मिला ना। कौन पूछ रहा है आज? बात भी तो लोग क्यों नहीं पूछ रहे भाई? दल तो उन्हीं का लगाया हुआ बड़ वृक्ष महाराज, जो आज जो है यहाँ पर लोगों की सेवा कर रहा है उत्तराखंड के अंदर 1.5 करोड़ लोगों को। ठीक है थपलियाल जी और सुभाष
तपलियाल जी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी कि किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसे व्यक्तिगत टिप्पणी आपको नहीं करनी चाहिए। अवार्ड किसी को भी मिल रहा है तो मिलने दीजिए, लेकिन हाँ, और मुद्दों पर बात कर लीजिए। उत्तराखंड में और भी बहुत मुद्दे हैं बात करने के लिए। सुभाष जी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी आप बहुत संवेदनशील रवैये की बात कर रहे थे, तो हक हकूकदारी और पंडा पुरोहितों के लिए संवेदनशील रवैया नजर क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, क्यों नहीं आ रहा? लगातार उस पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी संपर्क में, आप समझते हैं इस विषय को, और जो अभी जो है जो एक्ट था उस एक्ट को भी जो है विलंबित करने के कुछ स्तरीय जो समिति उस पर बनाई है, तो ये दिखाता है, दर्शाता है इस बात को। हमने कहा कि साहब जो है जो चार धाम की जो पुरानी व्यवस्था थी उसको, उसके संदर्भ में जो इतना आसानी से निर्णय नहीं लिया जाएगा, जो जिस प्रकार से जो है उस पर कुछ एक्ट लाने का विषय था, तो उसको रोकने का काम किया। अब उनके अनुसार जो है चार धाम यात्रा को भी शुरू करने की काम हुआ। देखिए, बात यह है कि कोई भी वर्ग हो, चाहे वो जो है पंडा पुरोहितों का हो, चाहे जो है वो आंदोलनकारियों का हो, चाहे वो है आशा आंगनवाड़ी का हो, चाहे सरकारी कर्मचारियों का है, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ताओं का ही क्यों ना हो, किसानों का है, नौजवानों का है, तो उन सभी को छूने का प्रयास कर रहे हैं। और उन सभी की जो समस्याएं हैं, देखिए आज की तारीख में आप देखिए कितने जो है धरने प्रदर्शन सड़कों पर हुआ करते थे जिस समय चुनाव नजदीक आता था। देहरादून की सड़कों पर जो है रोज इस प्रकार हुजूम उमड़ा रहता था। बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे सुभाष जी, वो भी तो दरकिनार किए जा रहे हैं, उनकी कौन सुन रहा है, बताइए जरा। और मुझे ये बताइए, पलायन आयोग का गठन किया गया था, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पलायन आयोग का गठन किया और कहा कि पलायन क्यों रुक रहा है, हम इस पर बात करेंगे, इस पर गहन चिंतन होगा, मंथन होगा, लोगों को रोका जाएगा, वापस लाया जाएगा। कहाँ है ये पलायन आयोग, कहाँ कैसे काम कर रहा है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, पलायन का प्रिवेंशन तो देखिए वो तो एक सतत प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया में लगातार जो है सभी सरकारें वो 2000 से लेके अब तक कोई आलोचना करे तो करे, लेकिन हमारा कहना यह है कि देखिए उस पर सभी सरकारों ने काम किया है और उसका परिणाम ये है। आप देखिए, अगर पलायन रुका, आप 40,000 कर्मचारियों का काफिला जो है उत्तराखंड सरकार का था, वो जो है आज 4 लाख के करीब पहुंच गया है। तो आखिर इतने लोग अगर जो है उत्तराखंड न बना होता तो आप बताइए इतने लोग कहाँ जाते नौकरी करने के लिए। आज प्राइवेट सेक्टर में कम से कम मैं समझता हूँ बाहर के जो लोग हैं वो आके उत्तराखंड में बस रहे हैं और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में बयान आया था सुभाष जी, ये जनसंख्या उत्तराखंड वासियों की नहीं है, बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी बढ़ रही है, और ये आप ही के यहाँ से स्टेटमेंट दिया गया था। मैं तो एक टेस्टिंग के तौर पर आपके सामने रख रहा हूँ इसको कि 40,000 कर्मचारियों का काफिला था, यदि जो उत्तराखंड न बनता तो वो 4 लाख कैसे होता, आप बताइए ना। तो जाना ही था सभी ने नौकरी करने। आज जो है 30-40 लाख लोग अपना काम कर रहे हैं यहाँ पर। सुभाष जी की बात, बड़े भाई सुभाष बरथवाल जी से पूछना चाहती हूँ, जिन्होंने अभी नौकरियों की बात की। सुभाष जी, आपको भी पता है कि उत्तराखंड जब राज्य बना तो ये कहा गया था कि 70% जो रोजगार होगा वो उत्तराखंड मूल निवासियों को दिया जाएगा, यहाँ के बच्चों को दिया जाएगा। लेकिन आज हालत ये है कि गांधी पार्क देहरादून की पार्किंग का जो ठेका है वो भी मुजफ्फरनगर की कंपनियों को दिया जाता है, और जितनी आउटसोर्स कंपनियां हैं उनमें से कोई उत्तराखंड की नहीं है। हमारी सरकारें इतना मजबूर क्यों हैं कि वो आउटसोर्स से युवाओं को भर्ती कर रही है, चाहे वो ओपनल के बच्चे हों, चाहे फार्मासिस्ट हों, दूसरे जितने भी आउटसोर्स से जो नर्सेज वगैरह भी हैं वो भी आउटसोर्स से उनको किया जाता है। वो लगातार मांग करते हैं समान वेतन, समान काम और समान वेतन की, लेकिन सरकार के कानों पर जोर रखने को तैयार नहीं है। आउटसोर्स कंपनियां अपने आप में उत्तराखंड में भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा है। वो पहले लड़कों से पैसे इकट्ठा करती हैं, पैसे जमा करती हैं, उसके बाद उनको 8-10 हजार रुपए की नौकरी पे उनको रख दिया जाता है, और वो नौकरियां भी पक्की नहीं होती। उसमें भी उनको जिस दिन समझ में आएगा उससे अगले दिन बोलेंगे कि भाई कल से मत आना। तो ये जो इस तरह का चल रहा है पूरे उत्तराखंड में आउटसोर्स कंपनियों को लेके, और जितनी हमारी तमाम सरकारी नौकरियां जो पद जो हमारे रिक्त पड़े हैं उस पर सरकार कुछ नहीं कह रही है। अभी कहा कि 22,000 पद देंगे, उनका नोटिफिकेशन तक अभी सही तरीके से लागू नहीं है, और कब उनकी भर्तियां होंगी, कब उनपे मतलब जॉब्स निकलेंगी, कब उनके इंटरव्यूज होंगे, उसके बाद कब उनको वो तो शुरू हो गए हैं, वो तो शुरू हो गए हैं। 24,000 जो पदों की अलग अलग विभागों में जिस प्रकार से अध्याचन आ रहा है, तो उसके माध्यम से अलग अलग विभागों की विज्ञप्तियां और जो है भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है। उसमें जो है मैं कह रहा हूँ, देखिए सबऑर्डिनेट, मैं वही कह रहा हूँ, जो आयोग के पद हैं, जो अलग से विभागों के अंदर जो है जो खाली पद पड़े हैं, उनके आंकड़े इकट्ठे करना, फिर उसके सापेक्ष जो है वो एडवर्टीजमेंट करना, फिर जो परीक्षा कराना, आपको कुछ ये प्रक्रिया शुरू हुई है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, बरथवाल जी कह रहे हैं कि वो प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो
अब आपको पता है कि प्रक्रिया में टाइम लगता है, लेकिन आप ये पिछले 4-4.5 साल तक क्यों चुप रहे? आपको जब मालूम था कि आपके राज्य में 26,000 पद खाली हैं, रिक्त हैं, और बेरोजगार नौजवान जो है दर दर ठोकरें खा रहा है, और आप अब उसको चुनावी शगुफा है एक, और ये कुछ नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आपने अभी कहा, आप ये बताओ पर्यटन के क्षेत्र में आपने क्या किया, ऊर्जा के क्षेत्र में क्या किया? 54 प्रोजेक्ट बंद हैं, लघु जल विद्युत परियोजनाएं जो है 54 प्रोजेक्ट निशंक जी के जमाने से कोर्ट में फंसी पड़ी हैं, इनका ध्यान इसकी तरफ नहीं है। ये शराब को रेवेन्यू कमा रहे हैं, शराब की दुकानें खोली, 120 दुकानें इन्होंने अभी खोल दी गई हैं, इनके द्वारा अधिक खोली गई हैं, और ये पहाड़ के लोगों को शराब पिला के उनके पैसे निकाल के उसका विकास करना चाहते हैं। आपके पास ऊर्जा प्रदेश का एक सपना था, वो रह गया यहीं पे। पर्यटन प्रदेश का सपना था, आपने तमाम जो बुग्याल बंद हुए हैं, क्या आप लोगों ने उसमें किया है? जो रोजगार नौजवान ट्रैकिंग में और अन्य उसमें अपना रोजी रोटी कमाता था, आज वो थका सा महसूस कर रहा है। आपने 4.5 साल ऐसे ही निकाल दिया, आपने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की है। और भी तमाम मुद्दे हैं। अब आपको, और मैं सबसे बड़ा एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि आपको बहुत जल्द ये जवाब मिल जाएगा। आप हिमाचल के ये जो अभी उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये इसका डर है जो इनके नेता उत्तराखंड की तरफ रुख कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता भागने जा रहे हैं। ये इतने 4.5 साल तक ये नेता कहाँ थे? और बीजेपी जो अपनी उपलब्धियां गिना रही है, ये केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिना रही है, चाहे ये 4 धाम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, चाहे रेलवे की बात कर रही है, अपनी उपलब्धि बताए ना, राज्य सरकार अपनी उपलब्धि बताए। और आप कह रहे रोज नौजवान युवा मुख्यमंत्री हमने बनाए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। वो क्या आपको शुरू में ध्यान नहीं आया कि नौजवान युवा मुख्यमंत्री बनाते तो कम से कम यहाँ के नौजवानों का भला होता? मैं पिछले एक डिबेट में था, मेरे भाजपा की एक प्रवक्ता बोल रही थी कि हमने नौजवान युवा मुख्यमंत्री बनाया, और आज वो नौजवानों के लिए काम कर रहा है। तो आज से 4 साल पहले कहाँ चला गया था आपका नौजवान? आप ये केवल चुनावी उसकी तैयारियां कर रहे हैं, और कुल मिला के इसका आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है बरसवाल जी। और ये जो हम तो हमेशा हमने, आपने एक बात और कही, आपने 7वें वेतनमान क्या दे दिया भाई कर्मचारी को? आप जरा 6वें वेतनमान में और 7वें वेतनमान का अगर वो उसका तुलनात्मक अध्ययन करें तो पता चल जाएगा आपको। और दूसरी बात, कर्मचारी का आपने जो है, जो 2005 में आपने कर्मचारी की पेंशन खत्म कर दी, आपका हाथ पांव है वो हमेशा आपके काम करते हैं, जो सरकार को चलाते हैं असली कर्मचारी होते हैं, और आप उनका ध्यान आप नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? सुभाष जी जवाब दीजिए। खत्म कर दी। देखिए हम हमेशा ये कहते रहे हैं, और इसको हमने जो है प्रामाणिक तौर पर कहा कि हमने 7 लाख से अधिक रोजगार के अवसर इन 4 वर्षों में जो है उत्तराखंड के नौजवानों को मुहैया कराने का काम किया, जिसके साक्ष्य जो है वो उद्योग विभाग की वेबसाइट पर जाकर जो है देखे जा सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं, इसके अलावा पर्यटन के क्षेत्र में जो 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन है उसको जो है गतिमान किया। हम जो होम स्टे है इस समय करीब 1500 से 2000 होम स्टे जो है वो गतिमान है, और सैकड़ों की संख्या में जो है नौजवान उससे जो है लाभान्वित हो रहे हैं। आप देखिए जो हमने ऋषिकेश से लेकर कोड़ियाला के बीच में जिस प्रकार जो है राफ्टिंग को एक बड़ा जो है रोजगार का जरिया बढ़ाने का जो है काम, 13,000 तो हमने गेस्ट टीचरों की भर्ती इस प्रदेश के अंदर करने का काम किया। चिकित्सा विभाग में जिस प्रकार डॉक्टरों की भर्ती जो है 1,500 1100 करीब भर्तियां हमने करने का काम किया, नर्सों की भर्ती करने का काम किया। इसी प्रकार जो और जिस तरीके से मैं देख पा रही हूँ कि तैयारियां लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों की पूरी हो गई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बता दें आपको कि 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली और हर पार्टी जीत का दावा कर ली। हालांकि ये जनता को तय करना है कि 2022 में किसके सर पर सजेगा ताज। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।